आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा है। बिजली वालों ने अवाम का जीना अजाब कर दिया। शदीद गर्म मौसम में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंदिश की शिकायत भी बढ़ गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली वाले फान ही अटेंड नहीं करते। बिजली की बंदिश और शदीद गर्मी के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खबर दें आपको, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शिकायत के बावजूद अमला ना पहुंच सका। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, चाइना स्कीम, जानीपुरा, भगतपुरा में रात से बिजली बंद है। शिकायत के बावजूद अमला बिजली बहाल करने नहीं पहुंचा। बिजली ना होने के बाद शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लाहौर में मदीना टाउन सब डिवीजन का अमला ऑफिस से गायब है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शिकायत के बावजूद अमला बिजली बहाल करने नहीं पहुंचा है, जबकि मदीना टाउन सब डिवीजन का अमला ऑफिस से ही गायब है। बिजली होने के बायस लाहौर के शहरियों ने रात जागकर गुजारी है। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शिकायत के बावजूद अमला ना पहुंच सका। शहरियों ने रात जागकर गुजारी। चाइना स्कीम, जानीपुरा, भगतपुरा में रात से बिजली बंद है, जबकि शिकायत के बावजूद अमला बिजली बहाल करने ना पहुंचा। बिजली ना होने के बायस शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील, बताएगा बिजली बहाली के लिए अमला क्यों नहीं पहुंच सका? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, उसी तरीके साथ साथ ही जो है बिजली की बंदिश की शिकायत भी जो बढ़ चुकी है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा, धर्मपुरा, घड़ी शाहू, एबर्ट रोड, शहादरा और मरकजार कॉलोनी समेत लाहौर के बड़े एरियो में सारी रात जो है आंख मचौली जो है बिजली की वो जारी रही है। घंटे घंटे के बाद जो लाइट से आने जाने का जो सिलसिला सारी रात जो जारी रहा, जबकि शहरियों ने शिकायत करते हुए नजर आए कि लैस मुलाजमीन और अफसरान जो है और फोन ही अटेंड नहीं करते। जो हेल्पलाइन से उन पर भी जो है शहरियों को जो खास तौर पर जो हदायत जारी नहीं की जा रही है, मसले मसाइल के हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा है। जबकि लैस को तर्जुमान ने यह मौका अपनाया कि शहर में कहीं भी जो है लोड शेडिंग जारी नहीं है, बल्कि तलब से ज्यादा जो बिजली की फराहमी है वो इस वक्त शहर में जो जारी है। लैस को तर्जुमान की जानिब से यह बयान भी सामने आया कि शदीद गर्मी में तकनीकी खराबियों के बायस जो है लैसों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना, जिसकी बायस से ट्रांसफार्मर तब्दील करने में वक्त लगता है और फीडर जो है बंद हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी आपका। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए कराची के अवाम को खुशखबरी मिल गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तोसी न करने का फैसला कर लिया है। कोरोना केसेस कम होने पर कराची की 41 यूसीज में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से 15 दिन पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका आज आखिरी रोज था, जिसमें तोसी नहीं की गई सिंध हुकूमत की जानिब से। इसमें मजीद लॉकडाउन बढ़ाने की जो है अब सिफारिश नहीं की गई, जिसकी वजह से आज तमाम इलाके जो सील थे वो डीसील हो गए। तकरीबन 41 से ज्यादा यूसीज हैं जो मुकम्मल तौर पर अब डीसील कर दी गई हैं, जिनमें कोरोना वायरस के केसेस। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पीटीआई संघ के रहनुमा जुनेद लाखानी ने कराची के मसाइल पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोड शेडिंग और पानी शहर कायद का सबसे बड़ा मसला है। पहले अदवार में अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारी हुकूमत मुसलसल अवाम की मुश्किलात दूर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते अता हुसैन से जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी अता। कराची के अवाम गुज़िश्ता कई दिनों से पानी और लोड शेडिंग के मसले में घिरे हुए हैं और इससे काफ़ी परेशान भी हैं। और कराची शहर जो है इस वक्त एक मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। इन तमाम सवालात से जुड़े दीगर और भी सवालात हैं जो लोगों के जहनों में उभर गए हैं। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नामवर सियासी शख्सियत पीटीआई के रहनुमा जुनेद लाखानी साहब। उनसे हम इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का किरदार
क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बताऊं, सियासत में जो पीटीआई का आना था वो भी यही वजह थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक करप्शन में इतना ज़्यादा घुस गई हैं कि मुल्क में आवाम के लिए कोई काम हो ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग जो हैं जिनका काम सियासत नहीं था वो सियासत में आए इसीलिए कि कुछ कर सकें, कुछ पे बैक कर सकें, कुछ दे सकें लोगों को। अब मैं आपको कराची की बात बताऊं, कराची में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि शहर में जो है गटर के ढक्कन खुले हैं और लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं, और म्यूनसिपैलिटी और बल्दियाती जो मिनिस्ट्री है वो शहर के ढक्कन ना लगा सकें गटर के। ये आम आदमी भी लगा सकता है। कचरा शहर में इतना जमा हो गया कि पूरा शहर कचराची लगने लगा, और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग निकले बाहर कचरा उठाने, साफ करने, और इनको प्रेशराइज किया कि भाई अब बाहर निकलो और काम करो। असल में चक्कर ये है कि इन लोगों ने काम करना ही नहीं है। इनका एक मकसद है जिसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स में आए हैं, और वो मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। और पैसा कमाने में इतने ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं कि उनको परवाह ही नहीं है। इलेक्शन जीतना उनको आता है, ये एक गेम है, एक आर्ट है, और इनको आता है, और ये इसके एक्सपर्ट हैं। इनको पता है ये दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। शहर की जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा मसला के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग का चल रहा है। क्या के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम देने वाला है? बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुई तो उसी में कुछ फ्लॉ थे। एक तो ये कि उनके पास मोनोपोली आ गई इस शहर में, कोई और पावर जनरेशन नहीं कर सकता, कोई और पावर सप्लाई नहीं कर सकता, और अगर वो इतने सालों में भी पावर सप्लाई जो है उसको गारंटी नहीं कर सके तो उनकी मोनोपोली खत्म करनी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम नाउ। यहाँ पे देखें के इलेक्ट्रिक भी एक बहुत बड़ा मसला है, और आज के वक्त का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत गर्मी भी है और मुल्क ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करनी है। हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लेबर को एटलीस्ट सुकून की नींद देनी है ताकि वो सुबह को काम कर सके। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट उसको सुकून का माहौल देना है ताकि वो पढ़ सके, समझ सके, और अपनी सारी एनर्जी जो है वो पंखा देने में नहीं बल्कि किताब के अंदर अल्फाज को समझने में और उसके ऊपर काम करने में लगाए। सो बेसिकली बिजली का बहुत बड़ा मसला है, और ये मसला भी हल होगा जिस तरह बाकी मसले हल होंगे, क्योंकि ये सारे मसलों की मेन वजह नीयत है। जब हुकूमत इस नीयत से आए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, लोगों की नौकरी कर रही है, लोगों की खिदमत के लिए इस पॉलिटिक्स के अंदर आए, तो वो इस नीयत से काम भी करेंगे और मसाइल हल भी होंगे। ऑल्दो करप्शन की वजह से हर जगह प्रॉफिटेयर्स बैठे हुए हैं। कोई आटा जमा करके पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में है, कोई चीनी जमा करके पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में है, कोई जाली डिग्रियों के साथ नौकरियां लेने के लिए पैसा दे के नौकरियां लेके अपनी और उधर से कमाने में लगा हुआ है। कोई थाने लेता है ताकि उधर की सारी करप्शन, उधर की सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो चलाए और फिर उससे पैसा कमाए। तो हमें करप्शन का माहौल तब्दील करना होगा, और ये टॉप डाउन शुरू हो गया है, और इदारे भी इस पे काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन चूंकि पूरी सोसाइटी को हमने नहीं इस चीज़ के ऊपर तैयार किया। आज भी मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि यार करप्शन ही ठीक थी, एटलीस्ट रोज़गार तो मिल रहा था। भाई रोज़गार तो हराम था, वो तो आप अपने भाई का गोश्त खा रहे थे, किसी और का हक खा रहे थे, किसी और की नौकरी पे आप नौकरी पे लगे और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। तो जब मेरिट को आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जब आप इदारों में गलत लोगों को भर्तियां दे देंगे, तो सारे इदारे डूबना शुरू कर देंगे। जिस तरह आज पीआईए डूबा है, बाकी इदारे भी डूबना शुरू हो जाएंगे और मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। हमें एज ए नेशन आगे निकलने के लिए करप्शन को, ये जो मेरिट है, इसको तरजीह देनी पड़ेगी। पीटीआई ने कराची के लिए क्या किया? अब तक तो कोई काम नजर नहीं आया। आपकी बात ठीक है, पीटीआई जब से आई है 2 साल से बहुत कोशिश कर रही है। भरपूर कोशिश के बाद 18वीं तरमीम जो है वो कुछ करने ही नहीं दे रही। 18वीं तरमीम में देखे ना, इन्होंने तो लिटरली ब्लैकमेल किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट को। लॉकडाउन के ऊपर क्या तमाशा किया, लोगों की जानों पर आई भी है, और इधर जो है वो टाइम से पहले लॉकडाउन कर दिया, मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन में लोगों को बेरोजगार कर दिया,
और जो असल काम करना था लॉकडाउन के दौरान, वेंटिलेटर्स लगाना, आईसीयूज बनाना, एचडीयूज बनाना, वो नहीं किया। तो इससे इनकी नीयत का अंदाजा नहीं होता कि लॉकडाउन किस लिए करना था, ताकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़ाएं। हॉस्पिटल फैसिलिटीज तो इन्होंने पूरी 3 महीने में कुछ नहीं बढ़ाई। महंगाई का जन बेकाबू हुआ है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होगी, 100% होगी। देखिए, इससे बड़ी और क्या कार्रवाई हो सकती है कि हमारे पार्टी के अपने लोग अगर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया तो उनको टॉप लेवल के लोगों को हटा दिया गया, उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की गई है और जो जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन का ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है। उसमें हमारे शायद हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, पीटीआई के लोग भी आएंगे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड मेरिट पे एंटी करप्शन को, नैब को काम करना चाहिए। ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी कौम के लिए भी अच्छा है, आइंदा आने वाले सियासतदानों के लिए भी अच्छा है। उनको पता होगा काम करना है तो अवाम की फलाह के लिए काम करना है, अपने जेब भरने के लिए नहीं करना। सच टीवी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ तंदूरों पर जो है नेकी की टोकरी रखी गई है ताकि उससे लोगों का इज्जत नफ्स मजू ना हो, तो आप क्या समझते हैं कि इसको सियासी सतह पर जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपकी नेकी की टोकरी आपने जो रख दी है वो हर आदमी को इनकरेज करती है कि वो जाए उस टोकरी में कम से कम इतना दे दे कि कोई एक आदमी अपनी सकत के हिसाब से 2 आदमी को खाना खिला दे। और जब हम ये काम, हुकूमत का काम, हुकूमत की जिम्मेदारी जब पूरी आवाम के अंदर बांटते हैं, उनको इन्हें इनकरेज करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए लोग करने आएंगे, तो ये काम इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद इस मुल्क में टोकरी से कोई लेने वाला ना हो और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखें, हज़रत उमर के ज़माने में 2.5 साल की हुकूमत थी और उसमें पूरा का पूरा जो सीन है वो तब्दील हो गया। सिर्फ उसकी वजह थी बरकत, सिर्फ उसकी वजह थी कि अल्लाह की रज़ा शामिल थी उस कामों में। जब हमारे कामों में अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाएगी, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, हमारी किबला दुरुस्त हो जाएगा, सही सब पे हो जाएगा, तो ऐसी बरकत आएगी कि उसका हम हिसाब नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। उन्नत लखानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस दौरे कोरोना में जो है हमें वक्त दिया। परवरदिगार से दुआ यही है कि आप और हमें जो है अल्लाह सबको महफूज रखे इस वबा से। शुक्रिया। लाहौर में फेज 2 में सील होने वाले इलाकों में लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है। फैसल टाउन, गुलशन रावी, गुलबर्ग समेत लाहौर के 7 इलाकों को फेज 2 में सील किया गया था। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताएगा कौन कौन से इलाकों को सील किया गया था? जी बिल्कुल, लाहौर में फेज 2 में सील होने वाले इलाकों का आज लॉकडाउन का जो है आज आखिरी रोज है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, गुलशन रावी, वॉल सिटी और समलाबाद और के इलाके जो थे इनको मुकम्मल तौर पर 24 जून को इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो सील किया गया था। फेज 1 में सील होने वाले इलाकों को 30 जून को इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया था, लेकिन वहाँ SOPs का पर जो अमल था वो इस वक्त जारी था। लेकिन इंतजामिया की जानिब से फेज 2 में बंद होने वाले इलाकों को 3 दिन की, तो उन इलाकों में 3 दिन की जो लॉकडाउन की तोसी की गई थी। आज उस तोसी का जो है आज आखिरी रोज है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, वॉल सिटी और डिफेंस के ये तमाम इलाके जो थे, ये तमाम इलाके जो आज रात मुकम्मल तौर पर जो खोल दिए जाएंगे या इंतजामिया की जानिब से इन लॉकडाउन शुदा इलाकों में इनका जो दौरानिया लॉकडाउन का बढ़ाया जाएगा। वो क्या होगा, आज इसका फैसला जो आज हुकूमत की जानिब से कर दिया जाएगा। वैसे हुकूमत की जानिब से जब 15 जुलाई तक का जो था वो लॉकडाउन में तोसी जो की गई थी और मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद के लिए इस वक्त जिला इंतजामिया समेत हमें पुलिस भी मुतहर्रिक नजर आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको यहाँ दिखा सकेगा इंतजामिया की जानिब से यहाँ पुलिस के कोई खास कर इंतजाम नहीं किए गए। इस वक्त मौजूद लाहौर के इलाके गुलशावी में एक तो मुताबिक मुकम्मल सील होना था, ये नहीं हो सका था, लेकिन इसको नहीं किया गया। और यहाँ पे जितने भी हमें पुलिस अधिकारी नजर आते हैं इस तेज धूप में, शदीद गर्मी में, उनको सिर्फ एक छतरी दी गई है। अदरवाइज वो सारा दिन यहाँ खड़े जो अपने फराइज सर इंजाम देते हैं, आने वालों को SOPs और अमल दरामद कराने की जो हदायत देते रहते हैं, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इनके लिए कोई खास कर यहाँ पे इंतजाम नहीं किए गए। और आज जो लॉकडाउन में उनका जी ठीक है नबील नकवी, आप हमें लाहौर में सूरत हाल क्या चल रही है अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
खबर दें आपको, सादिकाबाद में M5 मोटरवे कार हादसे में 4 अफराद जान बहक हो गए। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, सादिकाबाद में M5 मोटरवे कार हादसे में 4 अफराद जान बहक हो गए हैं। आसिफ अवान से मजीद जान लेते हैं। आसिफ अवान, हादसा किस तरह से पेश आया? तेज रफ्तारी की वजह से? तेज रफ्तारी और ऊपर से ड्राइवर को नींद आने की वजह से जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकराते ही गाड़ी में आग लग गई है, जिसमें सवार 4 अफराद जो हैं वो मौके पर झुलस कर जान बहक हो गए हैं, जबकि एक शदीद जख्मी को शेरजाद अस्पताल रेंजर खान शिफ्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया गया है और डेड बॉडीज को भी निकाल दिया गया है। हादसा जो है वो M5 मोटरवे सखर मुल्तान के दरमियान 508 पुली के करीब पेश आया। यहाँ पर ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 अफराद जो हैं वो झुलस कर जान बहक हो गए। 4 अफराद झुलस कर जान बहक हो गए। आसिफ अवान हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के तदारुक के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम न होने के बराबर पोली क्लिनिक अस्पताल में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि कोरोना वेंटिलेटर्स के आदादो शुमार से मालूमाती डेस्क ही लाइल्म है। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जो आलमी वबा कोरोना के पाकिस्तान में आना था कि शुरू में इंतजाम काफ़ी अच्छे होने के बायस काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी ये वबा, लेकिन उसके बाद अब मुकम्मल तौर पर इंतजामी के हवाले से अगर बात करें, वजारत सेहत के हवाले से बात करें, तो उनके इकदाम और इंतजाम मुकम्मल खिलाफ नजर आते हैं। दावे दिलासे और तसल्ली तक ही काम चलाया जा रहा है। अगर बात करें शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ अस्पतालों के हवाले से, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोली क्लिनिक अस्पताल में। यहाँ पर कोरोना के मरीजों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर OPD मुकम्मल तौर पर बंद है, एमरजेंसी सिर्फ ओपन है, और एमरजेंसी में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने आता है कोरोना के हवाले से, यहाँ पर कोई वेंटिलेटर की तादाद के बारे में भी नहीं जानता। इन्फॉर्मेशन डेस्क नाम के बने हुए हैं और वो एक दूसरे पर काम डालने के लिए तैयार है कि वो डॉक्टर बताएगा तो कोई और डॉक्टर बताएगा, वो बताएगा। यहाँ पर जो मरीज अगर निजी प्राइवेट लैब से कोई टेस्ट करवा कर पॉजिटिव किसी का अगर आ जाता है, तो वो उसके बाकी खानदान वाले अगर टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर रजू करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेस्क सिर्फ नाम लिखकर टेस्ट करने से कासर है। आपको अलामत पूछी जाती हैं, अलामत अगर बता दी जाए उसके बाद क्या जाती है कि खुद ठीक हो जाएगा, घर में रह जाए। यहाँ पर जो मरीज हैं दीगर जो बीमारियों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अगर यहाँ पर रिसेप्शन के ऊपर अपडेट कर रहे थे सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पेशावर में भी कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है और कोरोना सूरत हाल के हवाले से अपडेट लेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको बताते चलें कि सखर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही सब्जी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। मजीद जानेंगे औरंगजेब मलिक से, जो इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद है। औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा तो कर दिया गया, लेकिन उस इजाफे के साथ हर चीज़ महंगी होती गई है। सब्जी को लिया जाए तो वो आसमान से बातें कर रही है। टमाटर जो 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था वो 100 तक जा पहुंचा है। इसी तरीके से हर सब्जी का रेट आसमान से बातें कर रहा है। हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में हमारे पास एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। हमें असल में किन मुश्किलात का सामना नहीं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा तो दी गई, लेकिन क्या है कि उसके असरात इतने खतरनाक निकले हैं कि अशियाए खुर्दोनोश की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे आटा हो, चाहे दालें हो, चाहे गोश्त हो, चाहे मुर्गी हो, वो इतने आसमान से बातें कर रहे हैं उनके रेट, और उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आपने शहरी की बात सुनी कि उनका कहना था कि हर पेट्रोल की मसनूआत के इजाफे के साथ हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे में हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात पता करते हैं कि उन्हें किन मुश्किल का सामना है। सर बताइएगा कि हर चीज़ महंगी हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे सब्जी के हिसाब से? सब्जी के हिसाब से जैसे कि टमाटर बहुत महंगा हो गया और काफ़ी ऐसी सब्जियां हैं जो महंगी हो गई है, लेकिन सारा दारोमदार पेट्रोल का है। फ्यूल जैसे ही महंगा हुआ तो आहिस्ता ये चीज़ें सारी महंगी हो गई। जब सस्ता हुआ था फ्यूल तो ये चीज़ें सस्ती नहीं थी, जब भी ये महंगी थी। लेकिन ये कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है? हुकूमत को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द नोटिस उठाया जाए, एक्शन ली जाए। ऐसे तो गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि इनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है, गरीब की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब औरंगजेब मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी सरकारी और निजी इमारत और दफातर में आग बुझाने का निजाम नहीं है, जिसकी वजह से 14,000 से ज्यादा आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। अदनान शाहिद, क्यों ये ऐसा किया जा रहा है दफातर में? खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी सरकारी इमारत या जो प्राइवेट इमारतें हैं वहां पर फायर सेफ्टी के हवाले से किसी किस्म के इंतजाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जो है 14,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो है वो 25 अजला में जो है अपनी सर्विसेज जो है वो बहाल रखे में है। तमाम सरकारी इमारतों में और प्राइवेट इमारतों में
जो फायर फाइटर्स के साथ जो फायरी आलात होते हैं वो नकारा है या तो बिल्कुल ये गायब दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 10 सालों के दौरान जो है 14,000 से ज्यादा जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर वो वाहिद सूबा है जहां पर सबसे ज्यादा जो वाकयात है वो रुनुमा हुए हैं। तकरीबन 6,500 से ज्यादा जो तादाद है वो बताई जा रही है, जिसकी वजह से भी मुश्किलात में दिन पर दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। 2013 में हमने देखा था कि फायर सेफ्टी आलात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो करारदाद थी वो मंजूर की गई थी और एक्ट ये कहा गया था कि जो सरकारी इमारतें हैं, जो प्राइवेट बड़ी इमारतें हैं, वहां पर जो है फायर के हवाले से जो है आलात नस्ब किए जाए। मगर 7 साल गुजरने के बावजूद भी हम किसी किस्म के कोई भी इंतजामात जो हैं वो नहीं देख रहे। अलबत्ता अब जो है एक बार फिर जब वाकयात में इजाफा हुआ, अगर पिछले 6 माह के दौरान की बात करूं, पेशावर में 83 वाकयात जो हैं वो सरकारी इमारात में जो हैं वो आतिशगी के जो है वो सामने आए थे, जिस पर सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर नोटिस लिया था और उन्होंने सेफ्टी आलात को जो है वो यकीन दहानी करवाई थी। उनका ये कहना था कि अब जो है बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू किया जाए। कानून तो पहले भी नाफिज किया गया था मगर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, मगर अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अमल दरामद जो है वो शुरू किया जा रहा है। मगर पेशावर में जो सेफ्टी आलात हैं वो ना होने के बराबर है। इसी वजह से जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जो जिंदगी जो है वो लगी रहती है, वो आग बुझाने के काम में मसरूफे अमल दिखाई देते हैं। आए रोज वाकयात जो है वो रुनुमा होते रहते हैं। जानी नुकसान का जो है वो तो सामना नहीं करता पकड़ा, मगर माली नुकसान का जो है वो काफी सामना करना पड़ता है। मगर अब हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू और जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है आलात लगाने के काम जो है वो शुरू कर दिया है। वक्तन वक्तन हम देख रहे हैं क्योंकि पेशावर के जो 25 अजला है वहां पर तकरीबन ज्यादातर जो सरकारी इमारतें हैं वो उनमें जो फायर फाइटर जो सेफ्टी के आलात के अलावा जो है वो बिल्कुल किसी किस्म के कोई भी इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। अदनान शाहिद हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,17,809 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 4,473 तक जा पहुंची है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद, कोरोना की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना की 4,087 नए मरीज सामने आने के बाद मजमूई तौर पर जो तादाद है वो 2,21,896 तक जा पहुंची है और कोरोना के मुसलसल केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। टेस्ट में कमी होने के बावजूद जो केसेस इस हद तक सामने आ रहे हैं कि दोबारा जो पुरानी पीक है उसकी तरफ गामजन है। अब देखा जाए कि जो किस इलाके से कितने अगर केसेस सामने आए तो इस वक्त सबसे ज्यादा लीड करने वाला सूबा है वो इस वक्त पंजाब का और सिंध का है, जहाँ से सिंध से 99,225 हैं और पंजाब से 78,956 अब तक जो कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से भी केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है और 150 से ज्यादा केसेस सामने आने के बाद अब मजमूई जो तादाद है वो 13,195 तक जा पहुंची है और आजाद कश्मीर से भी 1,160 मरीज सामने आ चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान से 1,524 अब तक मरीज सामने आए हैं। अब बलूचिस्तान से जहाँ से केसेस बहुत कम थे आबादी के लिहाज से, लेकिन अब वहां पर भी केसेस मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और 10,666 कोरोना की अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। अमवात के बारे से बात करें तो 78 नई अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है इस वक्त जो है 4,551 तक जा पहुंची है। इस वक्त भी जो 2,489 मरीज हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में मुख्तलिफ जो है अस्पतालों में जेर इलाज हैं। रिकवरी का जो तनासब था वो काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से इस वक्त जो है 50% से भी कम हो चुका है और मजमूई तौर पर 1,13,623 मरीज जो है अब तक रूबे सेहत हो चुके हैं और लौट चुके हैं। अगर देखा जाए टेस्टिंग के हवाले से तो टेस्टिंग पाकिस्तान में काफी जो मतलब कि पहले अच्छे आ रहा था, लेकिन अब दोबारा से टेस्ट में कमी आना शुरू हो चुकी है और टेस्ट किए भी नहीं जा रहे। इस्लामाबाद की दूसरी अगर बात करें जुड़वा शहरों के अस्पतालों की बड़ी जो अस्पताल है और वहां पर पूरी क्लिनिक के हवाले से बात करें तो वहां पर तो टेस्ट बिल्कुल इस वक्त न होने के बराबर और दीगर जो प्राइवेट लैब्स हैं वो भी टेस्ट करने से कासर हैं। प्राइवेट लैब्स जो हैं वो टेस्ट करने से कासर नजर आ रही है। सज्जाद कासमी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हुकूमती एसओपीज के मुताबिक डोमिसाइल ब्रांच शेखुपुरा में आने वाले साइलिन के लिए दफ्तर की तरफ से सैनिटाइजर और मास्क की मुकम्मल सहूलत फराहम की गई है और साइलिन को एक दिन में डोमिसाइल भी जारी कर दिया जाता है। मजीद जानेंगे मेहरान एजाज से। जी मेहरान। जी बिल्कुल, डोमिसाइल ब्रांच शेखुपुरा में करप्शन फ्री पाकिस्तान के नजरिए से काम जारी है। हुकूमती एसओपीज के मुताबिक अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमारे साथ अजहर अब्बास गिलानी इंचार्ज डोमिसाइल ब्रांच मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वहां पर किस तरह का एहतमाम किया गया और साइल को कितनी देर में फारिग कर दिया जाता है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक SOPs पर बाकायदा अमल करवाया जा रहा है। हमारे स्टाफ के पास वाफर मकदार में सैनिटाइज़र मौजूद है जो साइल को सैनिटाइज़ करके मतलब डोमिसाइल ब्रांच में भिजवाते हैं, और हदायत की जाती है कि मास्क का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से इधर ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा हैं मोहम्मद असगर जोइया साहब, उनकी खसूसी हदायत पर हम डोमिसाइल सेम डे में शाम 3 बजे से पहले साइल के हवाले कर देते हैं ताकि इसको किसी और मुश्किल का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि डोमिसाइल जो है सेम डेट में इशू कर दिया जाता है और साइल को मास्क की हिदायत की जाती है और सैनिटाइजर का मुकम्मल एहतमाम किया गया है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। लॉकडाउन में नरमी करते हुए मुल्क भर में बेशतर ट्रेनों को SOPs के तहत चलाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन कसूर के तारीखी रेलवे स्टेशन पर चलने वाली वाहिद ट्रेन फरीद एक्सप्रेस जो कसूर से कराची जाती थी उसको अभी तक बहाल नहीं किया गया। ये ट्रेन 300 छोटे बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। मजीद जान लेते हैं चौधरी वसीम से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त कसूर जंक्शन पे मौजूद हूं। इस जंक्शन की अगर बात की जाए तो ये एक तारीखी अहमियत रखता है और यहाँ से ट्रेनें जो है वो भारत और पाकिस्तान को आपस में मिलाया करती थी और एक वक्त था कि यहाँ पे रौनकें हुआ करती थी और 6 से 7 के करीब ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों को जाया करती थी। लेकिन यहाँ पे कोरोना लॉकडाउन के से पहले यहाँ पे एक फरीद एक्सप्रेस गुजरा करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उससे भी बंद कर दिया गया। लेकिन लॉकडाउन में नरमी की गई तो फरीद एक्सप्रेस को इस रूट पे बहाल नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ट्रेनें बंद हुई और फिर दोबारा बहाल की गई, लेकिन फरीद एक्सप्रेस को बहाल नहीं किया। जी बिल्कुल, कभी आपकी बात ये दुरुस्त है कि कभी कोई वक्त था कि यहाँ पे 6-7 ट्रेनें मुख्तलिफ गाँव मुख्तलिफ देहात को जाती थी, लेकिन अब एक फरीद एक्सप्रेस थी जो लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी गई। और जबकि लॉकडाउन में नरमी के बाद तमाम जंक्शन की कुछ ट्रेनें बहाल की गई। यहाँ तो लेकिन एक ही ट्रेन आती थी फरीद एक्सप्रेस जो कि 350 से ज्यादा गाँव को आपस में मिलाती थी। तो खुदारा शेर सी साहब से गुजारिश है कि ये फरीद एक्सप्रेस को बहाल किया है, क्योंकि सब जंक्शन में जब ट्रेनें बहाल की गई तो यहाँ भी ट्रेनें बहाल की जाए ताकि लोगों का आपस में राब्ता जो मुंतका हुआ पड़ा है वो दोबारा बहाल हो सके। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हू का आलम है, ऐसा लगता है जैसे जिन्नात के साए हैं यहाँ पे। तो बराए मेहरबानी शेख साहब वो फरीद एक्सप्रेस को बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। उन्होंने शेख रशीद साहब से अपील की है कि इस जंक्शन को दोबारा बहाल किया जाए और यहाँ की रौनकें जो मांद पड़ चुकी हैं वो दोबारा बहाल हो सके। और यहाँ में मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये तारीखी जंक्शन अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी एक अहमियत रखता था, लेकिन अब इसकी खूबसूरती को ऐसे जैसे नजर लग चुकी है और ये खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी वसीम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सब्जी भी महंगी हो गई। शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। सादकाबाद इंतजामिया अशिया खुरनोश के रेट कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मजीद जानेंगे आसिफ ऐवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर। अशिया खुर्दनोश में बेपनाह इजाफे के बाद शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख किया तो यहाँ पर आटा चीनी हमेशा की तरह गायब है। आटा जो है वो नायाब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा बिल्कुल भी नहीं है। दीगर अशिया दाल चने चावल घी जो वो वाफिर मकदार में मौजूद हैं, मगर जिन चीज़ों पर रिलीफ दिया गया है वो चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। हमारी इंतजामिया से भी बात हुई है, उनका कहना है कि 1-2 रोज़ के बाद जो है आटा और चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर मुहैया कर दी जाएगी। शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जिन चीज़ों पे रिलीफ दिया जा रहा है वो चीज़ें यूटिलिटी स्टोर में हमेशा नहीं मिलती। जब भी आते हैं यही कहा जाता है कल मिलेंगी या अगले दिन मिलेंगी। चीनी माफिया के जो सताए अफराद हैं वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा, मगर रिलीफ के दावे जो हैं वो धरे के धरे नजर आ रहे हैं। दीगर अशिया जो हैं वो वाफिर मकदार में मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर पर, मगर जिन चीज़ों की ज़रूरत है गरीब आवाम को, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें चीनी आटा ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा की तरह से यूटिलिटी स्टोर पर गायब नजर आती हैं। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गरीब बेरोजगार जो अफराद हैं। आसिफ अवान, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पिम्स अस्पताल में आजाद कश्मीर का पहला फ्रंटलाइन डॉक्टर जान की बाजी हार गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर इखलाक कोरोना के बायस पिम्स में अस्पताल इंतकाल कर गए। डॉक्टर इखलाक गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस का शिकार थे। डॉक्टर इखलाक की तबीयत बिगड़ने पर कोटली से इस्लामाबाद पिम्स में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर इखलाक की तदफीन कोटली आजाद कश्मीर में की जाएगी। पिम्स अस्पताल में आजाद कश्मीर का पहला फ्रंटलाइन डॉक्टर जान की बाजी हार गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर इखलाक कोरोना के बायस पिम्स में इंतकाल कर गए। डॉक्टर इखलाक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस का शिकार थे। डॉक्टर इखलाक की तबीयत बिगड़ने पर कोटली से इस्लामाबाद पिम्स में मुंतकिल किया गया था।
फैसल वफदा के खिलाफ नाअहली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने हिदायत जारी कर दी। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो फैसल वावडा वफाकी वजीर है उनके खिलाफ जो केस की समाअत जो जल्द समाअत के लिए जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। दरख्वास्त गुजार मियां फैसल की जानिब से आज बैरिस्टर जहांगीर जदून जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि केस को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वफाकी वजीर फैसल वावडा को दोहरी शरीयत छुपाने पर नाअहल करार देने की जो पटिशन है वो ज़ेर समाअत है। 11 जून को कागजात नामजदगी जमा करवाया गया, जिन्हें रिटर्निंग अफसर ने 18 जून को जो मंजूर किया। दरख्वास्त अमरीकी शहरी दर्ज करने के हवाले से दरख्वास्त 22 जून को जमा करवाई गई। कागजात नामजदगी जमा करवा फैसल वावडा अमरीकी शहरियत रखते थे जिसे छुपाया गया। इब्तिदा ये की गई थी कि ये मफाद आमा का केस है और ऐसा जो ओहदा है वो फैसल वावडा जो है वो नहीं रख सकते और इब्तिदा की गई कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए केस की जल्द समाअत मुकर्रर की जाए। अदालत ने नाअहली दरख्वास्त पर फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोखर आपका। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख इजलास की सदारत करेंगे। ईसीसी इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे का इम्कान है। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। मुशीर खजाना हफीज शेख इजलास की सदारत करेंगे। ईसीसी इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे का इम्कान है। रावलपिंडी इंतजामिया का टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन। कीमती लकड़ी की चोरी और स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी इंतजामिया के टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन। कीमती लकड़ी की चोरी और स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुकदमा जेर दिफात 379 और 427 के तहत थाना जातली में दर्ज किया गया है। मुल्जिम के कब्जे से चोरी शुदा 40 मन लकड़ी बरामद कर ली गई। कीमती लकड़ी मतरूका वक्फ इमलाक की जायदाद से काटी गई थी। मुकदमा मतरूका वक्फ इमलाक के इंस्पेक्टर की मदयत में दर्ज किया गया है। रावलपिंडी इंतजामिया के टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में कीमती लकड़ी चोरी करके स्मगल करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम बाबर मुमताज के खिलाफ मुकदमा जेर दफा 379 और 427 के साथ थाना जातली में दर्ज किया गया। मुलजिम बाबर मुमताज के कब्जे से चोरी शुदा 40 मन से जायद जो वो लकड़ी बरामद की गई है। कीमती लकड़ी मतरूका वक्फ अमलाक की जायदाद से काटी गई है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा मतरूका वक्फ इमलाक के इंस्पेक्टर की मुदय्यत में थाना गुजर खान में दर्ज किया गया। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा, आप अपडेट कर रहे थे। ज़राई माहिरीन ने कपास के काश्तकारों को मशवरा दिया है कि वह हफ्ते में 2 बार फसल का मुआयना जरूर करें। बिला जरूरत स्प्रे की बजाय शाम के वक्त स्प्रे किया जाए, जबकि गैर जरूरी जड़ी बूटियों को गोडी करके या बूटी मार जहरों के जरिए तल्फ करें। मजीद जानिए अहमद काशिफ की रिपोर्ट में। कपास की फसल अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मौके पर ज़राई माहिरीन और महकमा ज़राअत ने कपास के काश्तकारों को मशवरा दिया है कि हफ्ते में 2 मरतबा फसल की पेस्ट स्कॉटिंग की जाए, ताकि गुलाबी सुंडी, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और लश्करी सुंडी के हमलों से महफूज रहने के लिए हिकमत अमली बनाई जा सके। ज़राई माहिरीन के मुताबिक स्प्रे दिन की बजाय शाम के औकात कार में किए जाने चाहिए और अंधाधुंध स्प्रे करने से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि बिला जरूरत स्प्रे फसल के लिए नुकसानदेह साबित होता है। काश्तकार इब्तदाई स्प्रे पाइथ्राइड ग्रुप से ना हो और एक ही ग्रुप की जहरों का स्प्रे बार बार ना करें, ताकि कीड़ों में उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा ना हो जाए। ज़राई माहिरीन ने मशवरा दिया है कि ड्रिल से काश्त की गई फसल के लिए 12 से 15 रोज, जबकि पटड़ियों पर काश्ता फसल के लिए 6 से 7 रोज के वक्फे से आबपाशी की जाए। कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस मरहला पर कपास की फसल पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों और सुंडियों का हमला मुशाहदा में आ रहा है। गुलाबी सुंडी के तदारक के लिए काश्तकारों को मदानी नुमा फूल तोड़कर जमीन में दबाने, फेरामोन ट्रैप्स और पीबी रोक्स लगाने बारे भी रहनुमाई फराहम की जा रही है। काश्तकार नुकसानदेह जड़ी बूटियों को गोडी करके तल्फ कर दें या फिर बूटी मार जहरों का इस्तेमाल करें।
पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहरी इलाकों समेत मजाफाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज से। इमरान, कौन कौन से इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, पेशावर शहर की अगर बात की जाए तो अंदरून शहर में जो है गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो तवील हो चुका है और इसमें अब तक की जो बताया जा रहा है 10 से 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे रिकवरी जो है 90, 80 और 90% यहाँ पर बिल रिकवरी हो रही है। उसके बावजूद जो लोड शेडिंग का दौरानिया है 10 से 12 घंटे और अक्सर औकात इससे भी ज्यादा हो जाती है। इस तरह का जो पेशावर के मुजाफाती इलाके उनकी बात की जाए तो वहाँ पे 18 से 20 घंटे और बाज़ औक़ात 2-2 दिन तक भी वहाँ पर लाइट नहीं आती। मतरा ये जो दूसरे बख्शू और ये इलाके हैं बड़ा देर मतनी, यहाँ पे ये वो इलाके हैं जो शहर के तमाम मुजाफाती इलाके हैं। इन इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया इंतहाई ज्यादा है और यहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस तरह पेशावर के जो अंदरून शहर है दिलरज़ाक रोड फकीराबाद का इलाका है और दूसरे जो इलाके हैं वहां पर भी जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम इंतहाई परेशान है। और आवाम का कहना यह है कि अगर ये गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो कल से जो है वो बाकायदा एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे और उसमें वो रोड भी बंद करेंगे और वापडा हाउस जो उसके सामने भी एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान अयाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एलएनजी केस की समाअत में वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नैब के मुख्तलिफ सवालात हमें देते रहे हैं। सप्लीमेंट्री रेफरेंस की तैयारी आखिरी मराहिल में है। कुछ नया रिकॉर्ड मिला है जिसका जायजा ले रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि रेफरेंस मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 से 4 हफ्ते दरकार होंगे। जज एहतसाब अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आएगा तब ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वकील शाहिद खाका नबासी ने कहा कि 2 साल तक नैब मुख्तलिफ सवालात हमें देते रहे। 6.5 माह जेल में रखने के बावजूद नैब रेफरेंस दायर नहीं कर सका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एलएनजी केस की समाअत, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए। सप्लीमेंट्री रेफरेंस की तैयारी आखिरी मराहिल में है। कुछ नया रिकॉर्ड मिला है जिसका जायजा ले रहे हैं, जबकि रेफरेंस मुकम्मल करने के लिए मजीद 3 से 4 हफ्ते दरकार होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान का कहना है कि भारत ने कोरोना की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। आलमी बिरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन डिप्लोमैट के वेबिनार में शरीक हुए। उन्होंने शुरका को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। असद मजीद खान ने कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी गई है। बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म ढाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात सलामती काउंसिल और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। खित्ते के अमन के लिए आलमी बिरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोकने में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। कराची में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स और सिंध रेंजर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज ने सिपा सालार का इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सलामती के सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने फौजी जवानों से मुलाकात के दौरान उभरते हुए चैलेंजेस के मुकाबले के लिए चौकस रहने की हिदायत की। उनका कहना था कराची में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। उन्होंने कराची में दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैराज तहसीन भी पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गैरिजन हेल्थ एंड डायग्नोस्टिस सेंटर और फील्ड आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया। कोविड-19 के खिलाफ आयानत फराम करने पर आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन को सराहा। सिंध रेंजर हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा की। पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। जाली लाइसेंस मामले पर मलेशियन एयरलाइन ने भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने 3 जुलाई तक पायलट्स की मुकम्मल तफसीलात मांग ली हैं। लाइसेंस का शोर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गूंजने लगा। हुकूमत की गैर संजीदगी पाकिस्तानी पायलट्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। अमाराती और बरतानवी एविएशन हुकाम की जानिब से तस्दीकी असनाद की तलबी के बाद मलेशिया ने पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड कर दिए। मलेशियन हुकाम ने पाकिस्तान से कवायद की तस्दीक मांग ली।
मलेशियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया। इस सिलसिले में तमाम हवाबाजी के इदारों को मरासला इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई गई है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स की मालूमात जमा की जा रही हैं। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तस्दीक के बाद ही इन पायलट्स को जहाज उड़ाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन से 3 जुलाई तक पायलट्स की मुकम्मल तफसीलात मांगी गई हैं। लाहौर में रेलवे मजदूरों का काम छोड़ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रेल के मजदूरों के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि रेलवे से जबरी बर्खास्तगी का फैसला मंजूर नहीं। मजीद जानेंगे सैयद नबील अब्बास से। जी नबील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रेलवे मजदूर का न्यू डीजल इंजन शेड में मुलाजमीन का छांटियों के खिलाफ जो है मुसलसल एहतजाज इस वक्त जारी है। आज 20वां रोज एहतजाज का जो मुलाजमीन का जारी है, जबकि इंजन शेड मुलाजमीन का काम छोड़ने कर जो इन लोगों ने एहतजाज शुरू किया। जबकि मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि रेल के मजदूरों के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए। जबकि रेलवे से जबरी छांटियों का जो सिलसिला हुकूमत की जानिब से शुरू है वो भी मुकम्मल तौर पर जो बंद किया जाए। मुजाहिरीन का यह मुतालबा भी सामने आया कि रेलवे के तमाम शोबों की कैटेगरी के साथ स्टाफ की कमी के हकाम की भर्ती के बजाय कुछ छांटे की जा रही है, इसका फैसला मुकम्मल तौर पर जो है वो नामंजूर है। मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि रेलवे पहले ही 3 मुलाजमीन की जगह पर 1 मुलाजिम काम कर रहा है, जो मुलाजमीन के साथ सरासर मुकम्मल तौर पर ज्यादती है। इसलिए और ये भी मुजाहिरीन का मुतालबा सामने आया कि वफाकी बजट में रेल के मुलाजमीन को कुछ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको, घोटकी में उबाड़ू के कच्चे इलाकों में पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 SHO समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ऑपरेशन के लिए मजीद पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। जान लेते हैं मकबूल बुजदार से। जी मकबूल। जी, उबाड़ू की कच्चे के इलाके में उमर शर्का गैंग है जहां पुलिस ने ऑपरेशन की है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग हुई है और 1 एहलकार शहीद भी हुआ है। आपको बताऊं SHO 2 SHO भी जख्मी है। SHO खानपुर महर थाना और SHO जरवार शामिल है। जख्मी एहलकारों को मीरपुर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अभी आपको बताऊं कि SSP का कहना है कि मजीद नफरी वहां तलब की गई है, जो डाकुओं के खिलाफ मजीद ऑपरेशन किया जाएगा। अभी जो जख्मी है वो सिविल अस्पताल मीरपुर मासिल और जेर इलाज है। वो जो डेड बॉडी है उसकी भी वो भी सिविल अस्पताल मीरपुर मासिल में मौजूद है। जी सही, बहुत शुक्रिया मकबूल बुजदार। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि जम्मू, श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख में मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। 12-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात ने रात को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, अटक, चकवाल, गुजरांवाला और गुजरात में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में आंधी चलेगी। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मोहनजोदाड़ो और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री, जबकि कराची में पारा 38 डिग्री तक जाएगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में रात को चित्राल, दीर, बुनेर, सवात, हरिपुर, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर, कुरम और कोहात में बारिश की पेशगोई की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। उलमाए कराम ने कहा है कि पैगाम पाकिस्तान के तहत फिरका वारियत के खात्मे के बाद दोबारा सर उठाने वाला फितनों का असर कुचल दिया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो। इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में मुनक्किदा पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम का कहना था कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त का तकाजा है। मुस्लिम उम्मा को मिलकर मुस्लिम दुश्मन अनासिर के सामने सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। अगर हमने इत्तेहाद का दामन छोड़ दिया तो दुश्मन हम पर गालिब आएगा। फिरका वारियत की ताज़ा लहर की मजम्मत करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान के तहत फिरका वारियत के खात्मे के बाद दोबारा सर उठाने वाले फितनों का सर कुचल दिया जाएगा। और आपको बताएं कि कराची में बलूच कॉलोनी में फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। कराची बलूच कॉलोनी में फायरिंग का वाकया पेश आया है और फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया है। कराची में बलोच कॉलोनी में फायरिंग का वाकया पेश आया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची के इलाका बलोच कॉलोनी है जहाँ पे फायरिंग का वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार जांबाग हो गया है। मकतूल की शनाख्त नौमान के नाम से कर ली गई है। मकतूल एहलकार जो है 15 पुलिस मददगार साउथ में तैनात था। पुलिस के मुताबिक मकतूल जो है दफ्तर जा रहा था। हादसे के मुकाम से 30 बोर की गोलियों के 3 खोल मिले हैं। पुलिस ने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।